नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी के जो पीसीएस एग्जाम होता है हर बार, प्लस जो आरओ एग्जाम होता है, उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वाली वीडियो सीरीज में हम देने जा रहे हैं आपको। ये पार्ट वाइज होगी। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। इसकी प्लेलिस्ट की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पीसीएस और आरओ एग्जाम के लिए बेहद जरूरी सीरीज है। प्लस यूपीपीएससी आयोग जितने एग्जाम कराता है, जहां जीएस आती है, उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। इसमें ये पूरी कोशिश करी गई कि सारा डेटा लेटेस्ट, अपडेटेड और जो आज भी रेलिवेंट है, जो करंट वाला पोर्शन हटा के जो आज भी स्टैटिक जीएस वाला जो है, आज भी जो रिलेवेंट है, वो सारा डेटा इसमें दिया गया है। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। 50,000 लाइक हो जाएंगे तो इसकी पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अगर आप फॉलो करते हैं तो प्लीज हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बेहद जरूरी है ये। यूट्यूब में सारे अपडेट नहीं आ पाते हैं, यहाँ सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं। वीडियो में सारे फैक्ट चेक कर लिएगा। फिर भी अगर आपका कोई सजेशन हो, कमेंट हो, कोई फीडबैक, कोई अपडेट लगे तो प्लीज आप वीडियो में जरूर कमेंट करिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप चलते रहते हैं। आप अगर हमारा जेन्युइन ऑथेंटिक अगर आपको मटेरियल चाहिए तो सिर्फ ये 3 नंबर है हमारे: 8564880530, 9696060897, 7523864455। मुझे व्हाट्सअप करना चाहते हैं 7838692611। इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं तो हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। इन्वायरमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। यूपीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले जो एग्जामिनेशन होते हैं, वहां ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, पर्यावरण से अभिप्राय है। अब पर्यावरण से अभिप्राय किस चीज से है? यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है और डी वाले में कहा है कि उपर्युक्त सभी। तो ये जितनी भी परिभाषाएं आप ध्यान से देखिएगा, भूमि, जल, वायु, पौधों और पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, ठीक, तो ये पर्यावरण की परिभाषा होगी। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो कि एक व्यक्ति को एक ही समय में चारों ओर से घेरे, चारों ओर से आवरण दे। और यहाँ नीचे कह दिया गया कि भौतिक, जैविकी और सांस्कृतिक तत्वों की अंतरक्रियात्मक व्यवस्था जो कि अंतर संबंधित आपस में होते हैं। तो ये 3 जो ऊपर के तीनों स्टेटमेंट हैं, ये तीनों ही सही है और इसका डी वाला हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, धारणीय विकास के बारे में कहा जा रहा है कि किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का ये विषय है। यहाँ पर कुछ संसाधनों के मतलब रिसोर्सेज के नाम दिए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए, ए वाला, ठीक, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन से ही तो जुड़ा हुआ है धारणीय विकास। मतलब हम डेवलपमेंट भी कर लें और साथ में जो प्रकृति है उसको नुकसान भी ना पहुंचे। इसके बाद अगला प्रश्न ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऐड द कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन साइकिल ऑन द प्लैनेट अर्थ। ठीक, अब यहाँ पर कौन सी चीज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाती है? तो श्वसन यानी रेस्पिरेशन नहीं बढ़ाता है, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ाता है, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ये काम नहीं करता है, या फिर वॉल्केनिक एक्शन इसमें जिम्मेदार नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी वाला हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करता है, ना कि उसको रिलीज करता है। इसके बाद अगला, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो कार्बन चक्र में होती है, मतलब कार्बन साइकिल में, हाइड्रोजन साइकिल में होती है, वाटर साइकिल में होती है, या नाइट्रोजन साइकिल में होती है, किस में होती है? सौर विकिरण की जो सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है वो जल चक्र में होती है, यानी वाटर साइकिल में पानी का वाष्पीकरण होगा तभी तो भाप बनेगी और वाटर साइकिल कंप्लीट होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इन सभी में नहीं आवश्यकता है, आवश्यकता तो हर जगह है, लेकिन इसमें ज्यादा होती है। इसके बाद देखिए, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, किस चीज पर निर्भर करेगी बताइए? तो एयर प्रेशर पर डिपेंड करेगी, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करेगी, वाटर साइकिल के अंदर जो चल रहा है उस पर डिपेंड करेगी, या टेम्परेचर पर निर्भर करेगी, बताइए? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा वायुमंडलीय नमी। हालांकि ये सारे कारक कहीं ना कहीं से प्रभावित करते हैं, लेकिन जो वायुमंडल में उपस्थित नमी है वो सबसे ज्यादा इस मात्रा को निर्भर करती है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित में नोबल गैसें में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? नोबल गैसें यानी जो अष्टक के नियम का, ऑक्टेट रूल का पूरा पालन करती है, इनका आखिरी कोश फुलफिल होता है तो ये संतुष्ट होकर सोए रहते हैं, अभिक्रिया नहीं करते, इसीलिए इन्हें अक्रिय भी कहा जाता है। ठीक, तो इसमें कुछ अक्रिय गैसों के नाम दिए हैं, जैसे कि हीलियम है, आर्गन है, रेडॉन है, नियॉन है। इसमें से कौन सी वायुमंडल में नहीं होती है? तो रेडॉन जो है ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। इसका मतलब ये है कि ये बाकी 3 पाई जाती है, तो इनको भी याद रखिएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है? मतलब जो डिग्रेडेशन होता है उससे क्या मीनिंग है, यहाँ पर आपको देखना है। तो इसमें आप जितने भी देख रहे हैं, जैसे पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, ठीक है, मानवीय क्रियाकलापों से, जो मानवीय क्रियाकलाप है उसकी वजह से विपरीत परिवर्तन का आना, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन का पैदा होना, और उपर्युक्त सभी। तो इसमें जितने भी आप देख रहे हैं वो सभी यहाँ कारण हो सकते हैं। पर्यावरण इन सभी की वजह से नष्ट हो सकता है, इसे आप देख रहे हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। धारणीय कृषि का क्या अर्थ है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल शब्द आजकल काफी चर्चा में है और हर चीज के साथ जुड़ा हुआ है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब है आत्मनिर्भरता, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, या फिर विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात और आयात करना, भूमि का इस प्रकार से उपयोग करना कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। यहाँ पढ़कर आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा।
ठीक है। कृषि प्रयोग हेतु अप्रयुक्त भूमि को उपयोग में लाना, तो बात तो सारी अच्छी है, लेकिन इसमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने वाली बात कौन सी है? सी वाली है। ठीक, भूमि का इस प्रकार से हम उपयोग करें कि हमारा काम भी हो जाए, हमें अन्न भी प्राप्त हो जाए और आगे की पीढ़ी के लिए, भविष्य के लिए भी वो सुरक्षित रहे। अगले प्रश्न में कहा गया कि पृथ्वी सम्मेलन +5 जो है इसका आयोजन कब हुआ था? डेट आपको एग्जैक्टली बतानी है, तो एकदम फैक्ट है, सीधा सीधा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें 1997 हो जाएगा, 1997 में हुआ था। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, यहाँ नंबर नहीं पढ़ा है उससे नहीं मतलब है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का अभ्यास करना है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कब और कहाँ स्थापित किया गया था? 1970 धनबाद में, मतलब लोकेशन भी बतानी है यहाँ पे। ठीक, तो 1970 धनबाद, 1958 नागपुर, 1956 न्यू दिल्ली और 1960 चेन्नई। बताइए। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 1958 की जो डेट है और नागपुर। ठीक, ये वाला। इसके बाद अगले को देखते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? ये मुख्यालय बहुत तेज पूछे जाते हैं, यूपीपीसीएस बहुत मन से पूछता है। तो बताइए, जेनेवा में है, रोम में है, सिडनी में है कि टोक्यो में है? तो ये वाला जो है यानी हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये असल में स्थित है जेनेवा में। ज्यादातर मुख्यालय आपको जेनेवा में दिख जाएंगे, इसीलिए जोश में आकर किसी भी मुख्यालय को जेनेवा मत चुन लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ अलग वाला दे देता है। ठीक, इसके बाद देखिए यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये पर्यावरण के संदर्भ में या पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च संस्था है। ठीक, अब बताइए इसका मुख्यालय इसमें से कहाँ पर होगा? तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा नैरोबी। ये सारे क्वेश्चन आपने प्रीवियस ईयर वाले अब तक लगा भी लिए होंगे, अगर आप तैयारी के प्रति गंभीर हैं, क्योंकि परीक्षा बहुत दूर नहीं है। तो ये एक तरह से आपका रिवीजन है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? ठीक, एम्स्टर्डम में है, कैनबरा में है, ओटावा में है, नागासाकी में है। ये जगह किन देशों में स्थित है इतना तो आपको पता होगा। फिलहाल ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो है इसका हेडक्वार्टर है एम्स्टर्डम में। तो जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एम्स्टर्डम किस देश में पड़ता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। देखिए, पर्यावरण के परिरक्षण और संरक्षण हेतु पर्यावरण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया, जिसके द्वारा पर्यावरण के संरक्षण के मूलभूत प्रयास किए गए? तो ये 1986 का था। अभी इसमें भी बताने की आवश्यकता तो है नहीं, 1986 बहुत बार हमने देखा। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण संतुलन के लिए संरक्षण से संबंधित है? तो वन नीति, पर्यावरण अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति या शिक्षा नीति। यहाँ आपको सिर्फ पर्यावरण का जो संतुलन बैठाने वाली चीजें हैं उसको देखना है। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें हो जाएगा सभी, क्योंकि जितने हैं वो सब अच्छे दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव हैं, तो सभी को चुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, इसमें कहा गया कि 2 वाक्यांश हैं। ठीक, 2 स्टेटमेंट है, पहला कथन और दूसरा कथन, दोनों में सही कौन सा है? और नीचे वाला असल में स्पष्टीकरण दे रहा है, जो आर है वो रीजन बता रहा है। तो प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक होती है, ऐसा कहा गया। और जल प्रिय पौधे यानी जो पानी पसंद करने वाले पौधे होते हैं वो आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। अब बताइए कि इसमें से जो दोनों वाक्यांश है सही कौन सा है और स्पष्टीकरण ठीक है या नहीं? तो इसका देखिए जो दोनों स्टेटमेंट है वो सही, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु की सूचना देती है, ठीक है। तो ये जो पानी को पसंद करने वाले पौधे हैं ये आर्द्र जलवायु, मतलब वो बता देंगे कि ये जलवायु जो है ये नमी युक्त है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी की मात्रा है, तभी वो वहां पर जनरेट होते हैं। ठीक, तो ये जलवायु की सूचना तो देते ही है, इसीलिए हम ए वाले को चुनते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। इको मार्क के बारे में पूछा गया। ऐसे जो शब्द होते हैं, शब्दों के अर्थ बहुत तेज साइंस एंड टेक में और पर्यावरण में दोनों में पूछे जाते हैं। तो इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो कि प्योर और अनएडल्ट्रेटेड होते हैं, मतलब मिलावट रहित होते हैं, उनके अंदर कोई मिलावट नहीं होती है, या फिर रिच इन प्रोटीन होते हैं, या फिर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, या इकोनॉमिकली वो विएबल होते हैं। बताइए, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार ये तो कोई इसमें ताल्लुक बैठ नहीं रहा है। और इको मार्क वाला जो है ना, इसका करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा, क्योंकि इको शब्द जो है ये इकोलॉजी से आया हुआ है, तो आप आराम से इसमें पहुंच सकते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने किस चीज को शुरू किया है? तो एग मार्क है, इको मार्क है, ISI का जो होल मार्क होता है वो आप देखते हैं, वाटर मार्क। बताइए, अब देखिए इसका हो जाएगा इको मार्क। अभी पीछे आपने देखा, उसी को यहाँ घुमाकर उल्टा कर दिया है, मतलब इको मार्क नीचे आ गया है और उसका जो स्टेटमेंट है वो ऊपर चला गया है। अगले प्रश्न को देखिए। इसमें कहा गया कि नगरीकरण और औद्योगिकरण जो है ये हानिकारक है। नगरीकरण और औद्योगिकीकरण ये हानिकारक है, किस लिए हानिकारक है आपको बताना है। तो फॉर बैलेंस डेवलपमेंट, संतुलित विकास के लिए, या एनवायरमेंट और इकोलॉजी के लिए हानिकारक है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के रास्ते में ये रोड़ा है, या सभी के लिए। तो इसमें अगर आप देखें तो जो डी वाला ऑप्शन है वो ज्यादा सही है। हो सकता है कि आपको इसमें डाउट हो कि संतुलित विकास तो इससे होता है, नहीं होता है।
नगरीकरण अगर होगा तो कुछ ऐसा तबका जरूर होगा जो कि पीछे छूट जाएगा और बीच में एक गैप बनेगा जो कि बहुत डेंजरस होता है। ठीक, औद्योगिकीकरण से किसी को भी ज्यादा फायदा नहीं होता है, तत्कालिक फायदा मिलेगा, इकोनॉमी एकदम तेजी से आगे बढ़ेगी, लेकिन उसका जो दीर्घकालिक नुकसान है वो सबसे बड़ा होगा। तो इसमें जितने हैं वो सभी होंगे। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। हरित विकास के लेखक कौन है, मतलब ऑथर ऑफ ग्रीन डेवलपमेंट कौन है इसमें बताइए। ब्रैडशा है, निकोलसन है, विटेकर है या फिर एडम्स है। अब इसमें जो करेक्ट आंसर है वो एडम्स हो जाएगा, मतलब WM एडम्स इनका पूरा नाम था। अगर आप टाइटल भी याद कर लें तो काम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ग्रीन वॉश इंगित करता है, ग्रीन वॉश किस चीज को इंडिकेट करता है आपको बताना है। तो प्रमोशन ऑफ झूम एग्रीकल्चर, स्थानांतरित कृषि जो होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, उसके बारे में दिया है। या रिवर वाटर प्यूरिफिकेशन को ये डिनोट करता है, या ग्रीनरी रिमूवल को डिनोट करता है, या फॉल्स प्रॉमिस ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है। ग्रीन वॉश, तो ग्रीन वॉश रिप्रेजेंट करता है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा, मतलब आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पर्यावरण संरक्षण कर रहे हैं, लेकिन असल में आप नहीं कर रहे, पीछे से आपका काम कुछ दूसरा ही है। ठीक, और ये ज्यादा खतरनाक होता है। इसके बाद देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, भाई इसमें तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक, 5 जून होगा, कोई डाउट है क्या इसमें। और निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। अच्छा एक चीज बताइए, ये 5 जून को ही क्यों मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, क्यों यही तारीख चुनी गई। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। तो ये एक अजैविक और जैविक दोनों प्रकार के घटकों का मेल जोल होता है, यानी दोनों संगठनों से युक्त होता है, और इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, ये खुद प्रोडक्टिव होता है। ये एक बंद तंत्र होता है, खुला तंत्र नहीं होता है, ऐसा यहाँ कहा गया। ठीक है, और यह प्राकृतिक संसाधन होता है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा गलत है, यहाँ जो सही ना हो उसकी तलाश करनी। तो आप जानते हैं कि ये बंद तंत्र जो लिखा हुआ है ना, ये असल में ओपन सिस्टम होता है, यहाँ खुला तंत्र लिखना चाहिए था, जो कि बंद कर दिया है, यही गलत है। अगले वाले को देखते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए, मतलब स्टेटमेंट दिए गए हैं, A और R। पहला जो है कथन है, दूसरा कारण है। वही कथन कारण में देखना है सही गलत कौन सा है। तो देखिए, अभिकथन ये कहता है कि जीवमंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण है। ठीक, यहाँ बात को स्पष्ट कर दिया गया। जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता है। ठीक है, परंतु ऊर्जा के निवेश और बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, वो आती जाती रहती। तो आप बताएं कि इसमें दोनों सही है और व्याख्या वगैरह ठीक है या नहीं, बताइए। अब देखिए, इसका हो जाएगा सी वाला। इसमें सी वाले को इसलिए चुनना है क्योंकि पहला वाला तो ठीक है, दूसरे वाले में गड़बड़ी है। यहाँ जो कहा गया ना, मतलब कि जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता। अगर ऐसा नहीं होता, मतलब इस तरह की कंडीशन हो जाती कि नए पदार्थ उसमें घुस ही नहीं पाते, तो वो सिस्टम ज्यादा समय तक चल ही नहीं पाता, क्योंकि एनर्जी तो चाहिए और उसके लिए नए पदार्थों का उसमें ऐड होना आवश्यक है। ठीक, तो ये देखकर मालूम हो रहा है कि नीचे वाला गलत है, पहला वाला सही। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। ओशियन है, ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है या फिर बायोस्फीयर। यहाँ बायोस्फीयर वर्ड भी दिया है, तो इसमें आप आराम से देख लीजिएगा। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो बायोस्फीयर है। अगर ये नहीं दिया होता तो हम ओशियन पर विचार कर सकते थे, लेकिन ये दिया है। ठीक, तो इसी को चुनेंगे। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ देखिए, अधोलिखित में निम्नलिखित में से, मतलब अधोलिखित या निम्नलिखित एक ही बात है, नीचे लिखा हुआ, तो कौन सा जीव से या कौन से जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। मतलब जीव से लेकर जैवमंडल बनने तक का पूरा जो सीक्वेंस है आपको यहाँ पे करेक्टली अरेंज करना है। तो पहले पॉपुलेशन, ठीक है, यहाँ पे क्रम आप देखिए, पॉपुलेशन, उसके बाद इकोसिस्टम, फिर कम्युनिटी, फिर लैंडस्केप। इसी को आगे पीछे करके 3 ऑप्शन और बना दिया है। बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए, इसका सी वाला जो अरेंजमेंट है वो सही है। जनसंख्या से समुदाय बनता है, समुदाय से पारिस्थितिकी तंत्र बनता है, और उसी से पूरा जो लैंडस्केप है वो डेवलप होता है। ये इसका क्रम है। अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा है। तो ये सब प्रश्न इतने सरल है कि बहुत आराम से आप कर सकते हैं। धान का खेत, वन, घास का मैदान और झील। धान का खेत प्रकृति नहीं बनाती है, ये इंसान बनाता है, और इंसान जिन चीजों को बनाता है वो आर्टिफिशियल होती है, कुदरती नहीं होती। ठीक, तो ये एक कृत्रिम पारितंत्र होता है। इसके बाद अगले वाले को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। समुद्र है, ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है कि माउंटेन है। इसमें से कौन सा होगा विशालतम, यानी सबसे बड़ा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा समुद्र। अब इसमें से अगर आप देखेंगे तो यहां पर समुद्र वाला जो है वो सही होगा। नेक्स्ट, इसमें कहा गया कि विच इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है। तो ओशियन है, फॉरेस्ट है, माउंटेन है कि डेजर्ट है। बताइए, स्थिर रहने वाला, जिसमें कि ज्यादा लंबे समय तक कोई परिवर्तन ना हो। परिवर्तन तो होगा ही, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन वो धीरे धीरे होगा। तो इस तरह का जो पारितंत्र होता है वो सागरीय होता है। समुद्र में कोई भी परिवर्तन
बहुत दीर्घकालिक होता है, लंबे समय में होता है, तुरंत नहीं दिखाई देता। जैसे ग्लोबल वार्मिंग का ही असर है तो उसका भी असर धीरे धीरे दिखाई देगा, अब जाकर प्रत्यक्ष हो रहा है, ये चल पहले से रहा था। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाता है? लकड़ी आप काट लेंगे तो बिगड़ जाएगा, या सामाजिक वानिकी से बिगड़ जाता है, या वन महोत्सव मनाने से पर्यावरण खराब हो जाता है, या आप जंगल में पेड़ जाकर रोप देंगे तो उससे पर्यावरण नाराज हो जाएगा, ऐसा। तो आप बताइए, इसमें तो सीधा सीधा बच्चों वाला खेल है भाई, लकड़ी काटेंगे तो पेड़ नष्ट होंगे, पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ेगा, इसका ए वाला सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? ये कतई मत सोचिएगा कि ये एकदम वर्ड टू वर्ड प्रश्न परीक्षा में आ जाएंगे, क्योंकि अब इतने सरल प्रश्न पूछने का आयोग का भी मकसद नहीं, वो ट्विस्ट करके पूछेगा। ये मान के चलिए कि पेपर कठिन आएगा, और ऐसा अगर आप मान लेंगे तो आप बेहतर वहां प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि आप तैयारी करके जाएंगे, रिवीजन करके जाएंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि इन सारे प्रश्नों को एक में एक ब्लेंड करके, मतलब कुछ नया मिक्सचर बनाकर दे, तो जो पकड़ने में यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं ना, तो पकड़ने में वहां आसानी होगी। अब देखिए, जल प्रबंधन, वन रोपण, औद्योगिक प्रबंधन और वन्यजीव सुरक्षा, ठीक है, इस प्रकार से दिया है। आपको बताना है कि इकोलॉजिकल बैलेंस से कौन सा रिलेट नहीं करता है, यहाँ जो संबंधित नहीं है वो आपको तलाशना है। और इसका जो करेक्ट आंसर है, यहाँ ध्यान से पहले देख लीजिएगा, औद्योगिक प्रबंधन इससे संबंधित नहीं है, वो इकोलॉजिकल बैलेंस का हिस्सा नहीं है, बल्कि उसे डिसबैलेंस करने का काम करता है। बाकी सब तो करेंगे। अगले वाले को देखते हैं। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम कौन सा है? तो यहाँ ग्रास, ग्रॉस हॉपर, फ्रॉग और स्नेक दिया है। मतलब ये घास है, घास में टिड्डा होता है, मतलब घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेढक खाता है, मेढक को सांप खा लेता है, ऐसा दिया हुआ है। तो ये जो फूड चेन होती है, इसका क्रम आपको पता होना चाहिए। बताइए इसमें से सही कौन सा होगा? तो इसका ऊपर वाला ही सही है, देख कर ही मालूम हो रहा है यही सही है। घास, टिड्डा, सर्प, मेढक तो होगा नहीं, टिड्डे को सर्प नहीं खाता। अब हालांकि भोजन न मिले तो खा भी सकता है, लेकिन सांप को मेढक नहीं खा सकता, यहाँ आप देख रहे हैं, तो ऊपर वाला सही। ठीक, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक उपभोक्ता हैं जो कि अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं? लेकिन यहाँ पर भोजन का निर्माण स्वयं करने वाले तो उत्पादक हो जाएंगे। ये असल में क्या है, जो उत्पादक होते हैं उनको खाकर निर्भर रहते हैं, और ये शाकाहारी जीव होते हैं। ठीक, तो चींटी जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता है, हिरण जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता है, या फिर लोमड़ी और बाघ हैं? बताइए। तो इसमें अगर आप देखें तो आराम से पकड़ में आ जाएगा कि ऊपर वाले दोनों जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता कहे जा सकते हैं। हालांकि कुछ चींटियां जो है वो नॉन वेजिटेरियन होती हैं, तो वो प्राथमिक की श्रेणी में नहीं आएंगे, लेकिन अधिकतर जो मेजॉरिटी है उसकी बात हो रही है, और हिरण तो होता ही है। ठीक, बाकी दोनों जो है वो यहाँ पर द्वितीयक और तृतीयक में आ जाएंगे। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य कहाँ पर है? तो एक निर्माता है, या फिर एक प्राथमिक उपभोक्ता है, या द्वितीयक है, या फिर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों है। बताइए किस तरह का ये कंज्यूमर है या फिर मैन्युफैक्चरर है? तो मैन्युफैक्चरर अगर ये होता तो प्रकृति को आज इतना विनष्ट नहीं कर रहा होता, उसे सपोर्ट कर रहा होता, लेकिन ऐसा है नहीं। वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह का कंज्यूमर है, मतलब दोनों तरीके से प्रकृति को चूसता है, दोहन करता है। अगले वाले को देखते हैं। देखिए, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन से होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, या फिर समुद्री अपतृण यानी सीवीड्स होती है। अभी सीवीड्स पे काफी ज्यादा रिसर्च हो रहा है आजकल। मैरिन जो एंजियोस्पर्म होते हैं यानी आवृत बीजी पौधे होते हैं, समुद्री जलवायु वाले होते हैं, वो होंगे, या फिर एक्वाटिक जो ब्रायोफाइट्स हैं वो इसमें आते हैं। बताइए मुख्य प्राथमिक उत्पादक समुद्री पारितंत्र में, और ये फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं ये बेसिक होते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। इसमें कहा गया कि अमंग द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम द प्रोड्यूसर सिस्टम इज, अब यहाँ पर कौन होगा? गाय होगा, शेर होगा, बाघ होगा, या हरे पौधे? उत्पादन कौन करता है? ये सब तो उपभोक्ता ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं, कोई प्राइमरी है, कोई सेकेंडरी है, कोई टर्शियरी है। लेकिन हरे पौधे ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, एकदम सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं और दूसरों को भी देते हैं। ठीक, इसके बाद अगले वाले को देखिए। यहां पर कहा गया कि दे एक्ट एज मिडिलमैन बिटवीन ऑर्गेनिक एंड एबायोटिक ऑर्गेनिज्म। ये जो है एक मध्य या बिचौलिए की भूमिका निभाते हैं जैविक और अजैविक संगठनों के बीच में। तो ये होते क्या हैं? ये पैरासाइट्स होते हैं, या रिसॉल्वर होते हैं, या मैन्युफैक्चरर होते हैं, या फिर कंज्यूमर होते हैं। जैविक और अजैविक घटकों के बीच में ये मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। तो ये है क्या? और ये होते हैं उत्पादक, यानी सी वाला, ये उत्पादक होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, इसमें कहा जा रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादन कहा जाता है। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन जो है यहाँ पे वो ऑटोट्रॉपिक लेवल पे कहलाता है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसमें कहा गया कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी रिफर टू द होस्ट लेवल प्रोडक्शन। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें आपको सही देखना है कि पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सही क्या है। दोनों सही है, दोनों गलत है, या फिर कोई एक।
और इसमें दोनों सही हैं, दोनों जो है वो अच्छे भले स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें और कोई खराबी नहीं है, तो आप पॉजिटिव चीज को चुनेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो माउंटेन जो है ये सबसे ज्यादा स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, पर्वत जो है वो सबसे स्थिर होते हैं, जबकि सबसे ज्यादा भूकंप वहीं आते हैं। अजैविक अवयव जो है ये जीवाणु होते हैं, मतलब एबायोटिक कंपोनेंट बैक्टीरिया होते हैं, इनके अंदर जीवन नहीं होता है। ग्रीन प्लांट जो है ये इकोसिस्टम का हिस्सा होते हैं, और वर्षा जो है ये ग्लोबल वार्मिंग से रिलेट करती है। आपको ये बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। तो सही इसका है हरे पौधे और पारिस्थितिकी तंत्र। ये जो रिलेशन है ये एकदम परफेक्ट है, बाकी जितने यहाँ रिलेशन है उनका कोई ताल्लुक नहीं है आपस में। इसके बाद अगले वाले को देखें। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है किण्वन से उत्सर्गित ऊष्मा या वनस्पति में संरक्षित शर्करा या सौर ऊर्जा मतलब सूर्य का प्रकाश, या इसमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का जो बेसिक या प्राइमरी सोर्स है पारिस्थितिकी तंत्र में, एनर्जी कहाँ से आती है? सोलर एनर्जी होती है, तो इसका हो जाएगा सी वाला यानी सौर ऊर्जा। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, मतलब एक दिशी होता है, ये आपने कई बार पढ़ा होगा। ठीक, ये पहला वाला। इसके बाद देखिए जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है, माने साइक्लिक होता है। तो साइक्लिक होता है तो एनर्जी का लॉस कम होता या नहीं के बराबर होता, लेकिन ऐसा नहीं है। और पारिस्थितिकी तंत्र यानी जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता है, और प्रगामी बढ़ते पोषक तत्वों का या पोषक स्तरों के साथ जो प्रजातियां हैं वो सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में कम दक्ष होती हैं। तो आप बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो जो पहला वाला है वही सही है। ऊपर वाला देखकर मालूम हो गया कि सही है, तो ज्यादा नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही सही दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगले वाले को देखिए। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषक स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण होती है, उसके बाद क्या होता है? वो बढ़ेगी, घटेगी या स्थिर हो जाएगी, या न तो बढ़ेगी न घटेगी। बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, ऐसा दिया है। तो ऐसी अनिश्चितता विज्ञान में तो नहीं होती है, और पर्यावरण विज्ञान का ही एक हिस्सा है। हम कोई चीज एकदम घालमेल वाली बात नहीं कर सकते कि पता नहीं घट रही है कि बढ़ रही है, हमें नहीं पता। तो इसमें देखिए ऊर्जा जो है वो हर स्तर पर जैसे जैसे आगे बढ़ती है कम होती जाती है, उसका जो लेवल है वो घटता जाता है। तो इसमें घटती है वाला जो स्तर है वो आप देखेंगे। एक दिशीय प्रवाह होता है, चक्रीय होता है, तो ऐसा नहीं होता। इसके बाद देखिए अगले वाले को। जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? पिरामिड का मतलब क्या है? वो त्रिभुजाकार आकृति आप देखते हैं, मतलब पिरामिड की डिजाइन पूरी होती है। तो नीचे जो चौड़ा एरिया, जैसे सीधा पिरामिड है तो नीचे जो चौड़ा एरिया है वो उस जो भी यहाँ पे जीव होंगे उनकी पॉपुलेशन को दर्शाता है। मतलब अगर जीव भार है तो यहाँ पे जीवों के हिसाब से उसे जनरेट किया जाता है, मतलब उनकी संख्या ज्यादा है तो नीचे का हिस्सा चौड़ा होगा। और अगर जो नीचे वाले हैं वो कम संख्या में है तो इसको उलटना पड़ेगा, यानी ऊपर वाले जो उसको उपभोग करने वाले लोग हैं वो ज्यादा तादाद में है, जो उत्पादक है वो कम संख्या में है, तो ये उलट जाता है। तो सीधा उल्टा का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। अब आपको बताना है कि कौन सा जो इकोसिस्टम या पारितंत्र होता है उसमें ये उलट जाता है। जंगल में उलट जाता है, तालाब में उलट जाता है, या ग्रासलैंड में, या फिर ड्राई लैंड में। तो देखिए ये तालाब में उलट जाता है, तालाब में ये जो स्थिति है ये उलट जाती है। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखें। तालाब में क्यों उलट जाता है? आपने इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? ये केमिकल साइकिल होता है, बायो जियोकेमिकल साइकिल होता है, जियोलॉजिकल साइकिल होता है, या जियोकेमिकल साइकिल होता है। ये जो जैव रासायनिक चक्र होते हैं ना, जियोकेमिकल साइकिल इन्हें कहा जाता है, और वही आपको चुनना है। इसका डी वाला हो जाएगा। और इस पर इस साल यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा है, फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र वाला जो ऑप्शन आपने देखा था, प्रश्न आ चुका है। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र से कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पर जैव शब्द भी जोड़ लीजिएगा, ये थोड़ा सा गलती से ऑप्शन चुन लिया गया, माफ कीजिएगा। इसमें बायो वर्ड जुड़ेगा क्योंकि जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें जीवों के बिना तो काम चलेगा नहीं, तो बायो जियोकेमिकल साइकिल होता है। मतलब पृथ्वी के अंदर जो रसायन है या पृथ्वी के पास जो रसायन है या वायुमंडल में जो उपस्थित अजैविक कंपोनेंट है वो जीवों के साथ क्रिया करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, इसमें कई तरह के साइकिल होते हैं, आपने पढ़े होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक अनुक्रम की या अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ बायोलॉजिकल सीक्वेंसिंग। अब यहाँ देख लीजिए, तो न्यूडेशन है, माइग्रेशन है, इसके अलावा ऐसी से मतलब यहाँ पे जो आस्थापन की प्रक्रिया है वो होती है, प्रतिक्रिया होती है, फिर स्टेबलाइजेशन होता है, फिर इसी चीज को आगे पीछे करके दिखाया गया है। मतलब पहले क्या होता है, उजाड़ या उजड़ापन होता है, नग्नीकरण। वो जगह जो है वो पीछे की वहां जितनी भी प्रजातियां निवास कर रही थी वो धीरे धीरे करके नष्ट हो जाती हैं, उनका समूल विनाश हो जाए या एक एक करके नष्ट हो जाए, जीवन का कोई अंश वहां न बचे, तो वो जगह खाली हो जाती है, एकदम न्यूड हो जाती है। अब उसके बाद उस खाली एरिया को कवर करने के लिए बाहर से कोई प्रजाति वहां आकर रहती है पहले, ठीक, और वो इस लायक माहौल जनरेट करती है ताकि और भी उसके जैसे जो लोग हैं वो यहाँ आकर सरवाइव कर सके। तो पीछे पीछे इसके और जो छोटे छोटे प्रजातियां हैं या इन्हीं के जाति वंश के भाई बंधु हैं वो आकर यहाँ डेरा डाल लेते हैं,
ठीक इस प्रकार से आबादी जनरेट होती है। फिर कुछ और जो स्पीशीज है वो आती हैं, फिर इनके बीच में कड़ी टक्कर होती है, संघर्ष होता है। तो ये सब क्रम है, इसे व्यवहारिक तरीके से सोचिएगा। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें कौन सा होगा? ए वाला सही है। पहले क्या होता है, न्यूड होगा, मतलब वहां से उजाड़ होगा जो पीछे की प्रजाति है उसका। उसके बाद फिर प्रवासन होगा, फिर आस्थापन मतलब स्थापित करने की प्रक्रिया वहां होगी, फिर उसकी प्रतिक्रिया होगी, फिर स्थिरीकरण होगा, अंत में स्टेबलाइजेशन होता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए कहा गया कि इकोलॉजी इज अ परमानेंट इकोनॉमी इज द स्लोगन ऑफ विच मूवमेंट। मतलब इकोलॉजी जो है वो परमानेंट इकोनॉमी है, बात तो बहुत सही है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये एक तरह का स्लोगन है, नारा है। तो ये किससे संबंधित है? एपिको आंदोलन से जुड़ा हुआ है, नर्मदा से, या फिर चिपको से, या फिर इसमें से कुछ नहीं। तो चिपको और एपिको जो है ये लगभग एक जैसे समतुल्य हैं। चिपको की ही तर्ज पर एपिको जो है ये साउथ इंडिया में चला था। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक अलग है। अब बताइए, तो इसका चिपको आंदोलन हो जाएगा, ठीक है। चिपको आंदोलन में वृक्ष बचाओ पूरा जो सिस्टम था, माफ कीजिएगा यहाँ पे ये सी वाला सही है, इसे हमने देखा। वृक्ष बचाने के लिए उससे पकड़कर चिपक जाए। और आपने जो अमृताबाई हैं या इमरती बाई उनका नाम था, तो उनका आपने सुना होगा कि वो महाराज वहाँ के जो थे राजस्थान वाले क्षेत्र में, तो वो पेड़ कटवाने पर तुले हुए थे और वो अपने आम के पेड़ से चिपक जाती हैं। राजा उनको भी मरवा देते हैं, उसके बाद लोग उग्र हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? पादप संरक्षण से, बाघों को बचाने से, घड़ियालों को पालने से, या फिर पादप प्रजनन से। तो ये पौधों के संरक्षण या जो वृक्ष हैं उनको बचाने से जुड़ा हुआ है। इसके बाद अगला देखिए, पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होता है। इससे क्वेश्चन बनते हैं, इसे देख लीजिएगा। इसमें जो इसकी यूनिट है, मेजरमेंट यूनिट है, वो आपको तलाशनी है। तो ग्लोबल हेक्टेयर से नापा जाता है, नैनोमीटर से नापते हैं, या फिर हॉपस क्यूबिक फुट से नापते हैं, या फिर क्यूबिक टन से नापते हैं। दो विकल्प तो इसमें ऐसे हैं जो कि एकदम सिली हैं, बाकी जो दो हैं उनको देखिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें भूमंडलीय हेक्टेयर हो जाएगा, यानी ग्लोबल हेक्टेयर, ठीक है। ग्लोबल शब्द से आप आराम से पारिस्थितिकी को जोड़ सकते हैं, तो यहाँ आपका उत्तर निकल आएगा। इसके बाद अगले को देखिए। इसमें कहा गया कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है? बायोटा कहा जाता है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहा जाता है, बायोम कहा जाता है, या फिर निके या निकेत कहा जाता है, यानी आवास। तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है, अभी पीछे आपने इकोलॉजिकल फुटप्रिंट देखा ना, तो उसे धारण करने के लिए वो जहां पैर रखेगा उसे जमीन धारण करेगी, तो उसी आधार पर यह कॉन्सेप्ट बनाया गया है। ये आपका हो जाएगा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। नापने की इकाई आपने पीछे देखी। इसके बाद देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज नॉट इको फ्रेंडली। इसमें ऐसा नहीं है कि वृक्ष जितने हैं सब अच्छे ही हैं, कुछ जो है ये पर्यावरण के लिए बहुत घातक होते हैं, और दूसरे जो इको फ्रेंडली ट्रीज होते हैं उनको ये नष्ट भी कर देते हैं। तो बताइए, बबूल, यूकेलिप्टस, नीम और पीपल। तो इसमें यूकेलिप्टस हो जाएगा। क्यों ये नुकसानदेह होता है आप जानते हैं, जमीन से बहुत ज्यादा पानी पीता है, एक दिन में 7 लीटर के आसपास इसको प्यास लगती है तो पी जाता है। तो बताइए कि जो भूमिगत जल है उसका लेवल नीचे जाएगा ही जाएगा, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए अगले वाले में कहा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज कंसीडर्ड टू बी अ एनवायरमेंटल हैजार्ड। तो वही चीज है, यूकेलिप्टस है भाई, मत लगाइए इसको। वन विभाग, कभी कभी क्या होता है कि वृक्षारोपण के लिए मंत्री जी आते हैं, पौधे मंगवाए जाते हैं करोड़ों हजारों, तो वन विभाग को ऑर्डर दिया जाता है कि ले आओ पौधे, यहाँ पहुंचाओ, सप्लाई करो। तो नर्सरियों से पौधे आते हैं, उसमें बहुत बार यूकेलिप्टस के ढेरों पौधे आ जाते हैं, ऐसे ही मतलब संख्या कवर करने के लिए कि लाखों पौधे होने चाहिए। अब वो रोप दिए जाते हैं, रोप दिए जाने के बाद ये पालन पोषण इनका कम भी करे तो ये जल्दी बड़े हो जाते हैं, ठीक। और ये अपना पानी चूसना शुरू करते हैं, तो असावधानी में भी कई बार लग जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता। इसके बाद देखिए अगले वाले, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र, यानी जो उनका ट्रांजिशन एरिया है। संक्रांति मतलब दो अलग अलग चीजें वहां पे संक्रमित आपस में मिल रही, तो उसको क्या कहा जाएगा? वो इकोटाइप कहलाएगा, इकेड कहलाएगा, इकोस्फीयर कहलाएगा, या इकोटोन कहलाएगा। इस तरह की शब्दावली आपको पता होनी चाहिए, इससे बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। इसका फिलहाल जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा इकोटोन कहलाता है, ठीक है। इकोटोन की परिभाषा अगर आप जानते हैं तो इसे आराम से कर सकते हैं। अगले वाले को देखते हैं, सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र कौन सा है? तो भाई महासागर है, अभी आपने पीछे देखा, अभी इसमें गलत होने की संभावना नहीं हो सकती। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले गहन पारिस्थितिकी तंत्र का जो तंत्र नाम का जो शब्द है उसका इस्तेमाल किया था? गहन पारिस्थितिकी तंत्र, ये ओडेम के द्वारा यूज किया गया था, रॉनकियर के द्वारा यूज किया गया था, अर्नीज नेस ने गहन पारिस्थितिकी तंत्र का इस्तेमाल किया था, या फिर क्लीमेंट्स ने? तो आपने इसको हजारों बार फैक्ट के तौर पे पढ़ा होगा, अर्नीज नेस, ठीक, अर्नीज नेस। नेक्स्ट यहाँ देखिए, पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था किसने? पारिस्थितिकी जो निके मतलब इकोलॉजिकल निके होता है उसकी संकल्पना को यहाँ प्रतिपादित करने वाले कौन से थे? तो इनका नाम आप देख सकते हैं, ये ग्रीनेल थे, ठीक है। ग्रीनेल के द्वारा इसको ले आया गया था। तो यहां तक हमने कुछ प्रश्नों को डिस्कस किया है, आगे भी ये श्रृंखला जारी रहेगी, ढेर सारे प्रश्न हम देखने वाले हैं। खूब लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और जमे रहिए अंत तक।